हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। इंग्लिश पेडागोजी में टारगेट आपने हाई रखनी है, 15 आउट ऑफ 15 का आपको टारगेट रखना है। और ये इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज जो चल रही है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बच्चों के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगी। और ये जो सीरीज है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसी को ध्यान में रख के आज का जो क्लास है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 5 है। इससे पहले और भी 4 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें पेडागोजी में, और आपको वीडियो वहां पे देखने को मिल सकते हैं, है ना। और एक मैराथन क्लास भी आपको देखने को मिलेगा जहां पे मैंने कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन 5 जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, है ना। एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में हम क्या है, जो एक्सटेंसिव रीडिंग है सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो सब स्किल होती है रीडिंग की, है ना। तो एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में मैंने जो आपकी मैराथन क्लास आई थी उसमें सारे टॉपिक को मैंने कवर किया था। जो टॉपिक कवर नहीं हो पाई थी यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दिया करूंगी, ठीक है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग किस लिए होती है, नॉट उसका पर्पस आपको बताना है कि एक्सटेंसिव रीडिंग का पर्पस क्या नहीं होगा। तो पहला देखेंगे, रीडिंग फॉर एक्सप्लोरेशन, रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर, रीडिंग फॉर प्लेजर एंड रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। तो देखिए, प्लेजर के लिए भी होता है, एप्रिसिएशन के लिए भी होता है एंड एक्सप्लोरेशन के लिए भी होता है। लेकिन जो एक्सटेंसिव रीडिंग है इसमें हम क्या करते हैं, जिस्ट को देखते हैं, जनरल आइडिया को हम देखते हैं ना। तो जब आप जनरल आइडिया किसी भी चीज का देखोगे तो आप वहां पर ऊपर से देखोगे तो लर्निंग ग्रामर के लिए नहीं होता है। जब आपको ग्रामर पढ़ना है या ग्रामर सीखना है उसके लिए आपको स्कैनिंग करना पड़ेगा, आपको इंटेंसिव रीडिंग करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे पूछा ही यही है कि नॉट द पर्पस क्या नहीं होगा एक्सटेंसिव रीडिंग का। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं करते। किस लिए करते हैं, हमें एक जनरल आइडिया लेना रहता है, ऊपर से हम फटाफट सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं, है ना। जैसे पेपर में हमें कुछ देखना होता है तो फटाफट हम देख लेते हैं ना, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है ना। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है वो आप देखिएगा। एक्स्ट्रापोलेशन एक स्ट्रैटेजी है, एक टेक्निक है। वो क्या दिखाता है कि अंडरस्टैंडिंग द नोन डेटा फ्रॉम अननोन डेटा, अंडरस्टैंडिंग द अननोन डेटा फ्रॉम नोन डेटा, यानी हमको किसी भी अननोन चीज को जानना होता है ना। उसके लिए हम नोन डेटा को पहले देखते हैं, जो हमें जानकारी है उसको समझते हैं और उसके बेस्ड पे उस अननोन डेटा को हम समझते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रापोलेशन होता है। तो एक्स्ट्रापोलेशन आप समझ लीजिएगा कि क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द अननोन डेटा फ्रॉम द नोन डेटा, यानी अज्ञात चीज को अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप जानते हो। सिंपली आप ये बोल सकते हो कि प्रीवियस नॉलेज से आप कनेक्ट करके आप जो अपकमिंग नॉलेज है उसको गेन करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, A method of teaching in which a teacher and 4 students form a collaborative learning group with different role. Dialogue occur in the content of the text passage which create a zone of proximal development. देखिए यहाँ पे आपको की पॉइंट देखना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात हो रही है। तो ये जो दोनों टर्म है वो किससे रिलेटेड है, वाइगस्की से रिलेटेड है ना। वाइगस्की क्या थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा वही टर्म आप सेलेक्ट करोगे जहां पर क्या होगा, वाइगस्की से रिलेटेड आपको टर्म दिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम पहले समझिएगा कि क्या बोल रहा है। ए मेथड ऑफ टीचिंग इन विच टीचर एंड 4 स्टूडेंट form a collaborative learning group with different role. Dialogue occur on content of the text passage which create a zone of proximal development. Zone of proximal development क्या है, संभावित जो होता है विकास का क्षेत्र होता है जहां तक बच्चे पहुंच सकते हैं वो होता है। ये वाइगस्की का कॉन्सेप्ट था। in which the reading comprehension improve,
दिस मेथड इज नोन एज। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि एक टीचर है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट है और एक ये स्टूडेंट है। 4 स्टूडेंट की बात हो रही है और सबके बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे डायलॉग चल रहा है। एक क्या हो रहा है, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग का एनवायरनमेंट बना हुआ है ना। कोलैबोरेटिव लर्निंग का एनवायरनमेंट बना हुआ है टीचर और स्टूडेंट के बीच। टीचर जो जानता है वो बच्चों को बता रहा है, बच्चों को जो पता है वो टीचर से शेयर कर रहे हैं, और एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्रिएट करने की कोशिश है जहाँ तक बच्चे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिल के वो कोशिश कर रहे हैं। तो उस मेथड को क्या कहेंगे? देखिए, जब स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं, तो वो होती है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वाइगस्की ने ही दिया था। स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं होगा, मॉडल रीडिंग नहीं होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये टाइप्स ऑफ मेथड होता है लैंग्वेज टीचिंग का, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, है ना। आपको यहाँ दिख गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यहाँ आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग दिख गई, तो यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहाँ से आ गया, मॉडल रीडिंग कहाँ से आ गई, है ना। तो आपको रेसिप्रोकल टीचिंग किससे रिलेटेड है? वाइगस्की से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द लैंग्वेज वी यूज फॉर डे टू डे एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन इज नोन एज। वो लैंग्वेज जो हम डेली यूज करते हैं, है ना, और फेस टू फेस इंटरेक्शन में, है ना, आमने सामने जो इंटरेक्शन हमारा होता है, उसमें हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, है ना। डे टू डे लैंग्वेज और फेस टू फेस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, BICS फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये कॉग्निटिव एकेडमिक स्किल जो होती है ये कॉग्निटिव लेवल पे होती है। ये जनरल जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं होता, ये एकेडमिक लेवल पे यूज़ होती है। जब आप एकेडमिक वाले एरिया में रहते हो, स्कूल में रहते हो, तब यहाँ पे कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है इन दोनों का, तो आप फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो, है ना। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल में जनरली आपको रियल लाइफ से इंटरेक्ट कराता है, और इंटरपर्सनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो होती है ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डे टू डे और फेस टू फेस पूछते हैं तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। CALP, है ना, एकेडमिक लैंग्वेज के लिए यूज होता है ना, और इसमें होता क्या है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज एंड लैंग्वेज यूज्ड इन अ क्लासरूम। जब आप क्लासरूम में जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो उस टाइम हम बोलते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, जब क्लासरूम में जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, जिस तरह से यूज कर रहे हो, उस टाइम आपको ये ध्यान में रखना होता है। वही बेसिक जो होती है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो सोशल लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है। ये एकेडमिक लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है स्कूल और क्लासरूम में, और ये सोशल लैंग्वेज के लिए। सोशल लैंग्वेज कब होता है? जब हम जनरल कन्वर्सेशन करते हैं, डे टू डे कन्वर्सेशन, बस में बैठ के, घर में कर रहे हैं, या आसपास में नेबर लोग से कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोशल स्किल होती है। ठीक है, सोशल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो रेफर टू द लैंग्विस्टिक स्किल नीडेड टू एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैंने नहीं पढ़ाया था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो ये आप समझना कि कब आपका कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेजेस प्रोफिशिएंसी होगा और कब बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अ लर्नर रीड थ्रू द न्यूज आइटम इन ए न्यूज पेपर टू नो द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दिस रीडिंग इज नोन एज। यहाँ पे आप देखिएगा कि लर्नर क्या है, पेपर में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देख रहा है, यानी उसका पर्पस क्या है? कुछ ऐसे चीज़ को ढूंढना जिसकी उसको ज़रूरत है। दैट मीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की यहाँ पे बात हो रही है। जब आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसका सर्च करते हैं, उसको हम स्कैनिंग कहते हैं, है ना। आप सर्च कर रहे हो, है ना, आप थ्रू मैग्नीफाइंग आई से, है ना, आप सर्च करोगे, वो होती है स्कैनिंग। जैसे आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में आपका पेपर में रिजल्ट आया है, तो आप अपने रोल नंबर को देख रहे हो ध्यान से, बहुत सारे रोल नंबर है, उसमें आप अपने रोल नंबर को सर्च कर रहे हो, वो क्या होती है? स्कैनिंग होती है। स्किमिंग क्या होती है? जब हम ऊपर ऊपर से जैसे हेडलाइन वगैरह पढ़ते हुए निकल गए, है ना, उस तरह से होती है ना। क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है? जब आप किसी चीज़ की
आप आलोचनात्मक पठन कहते हैं इसको, उसमें क्या करते हो कि आपको कुछ फीडबैक देना होता है ना। जब आपको फीडबैक देना होता है तब आप क्रिटिकल रीडिंग करते हो, और स्टडी स्किल कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो स्कैनिंग होगा, ऑप्शन नंबर 2, जब आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। लेकिन यहीं पे अगर जनरल इंफॉर्मेशन दे दे तो वो हो जाएगी स्किमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher at the secondary stage give a text a short story and ask them to read and discuss the meaning and idea of the text from the point of view of power and justice. What does the teacher attempt to develop the learner? यानी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि टीचर जो सेकेंडरी स्टेज का, माध्यमिक स्टेज का एक शिक्षक है, वो क्या बच्चों को एक स्टोरी देता है, शॉर्ट स्टोरी देता है, और बच्चों से कहता है कि आप स्टोरी को पढ़िए और डिस्कस कीजिए आपस में। डिस्कस कैसे होगा, अकेले तो होगा नहीं, आपस में डिस्कस करना है इस स्टोरी को लेके, और उसकी मीनिंग क्या निकल रही है और उस स्टोरी से आइडिया क्या निकल रहा है ना। बच्चों को पढ़ना है, पढ़ के डिस्कस करना है, और मीनिंग और आइडिया को क्या करना है, समझना है। टेक्स्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पावर एंड जस्टिस, है ना। अब आपको क्या देखना है कि ध्यान देना है कि आपको एक सही तरीके से आपको एक जस्टिस करना है कि आखिर रियलिटी मतलब रियल में क्या निकल के आ रहा है, उस जो आपने स्टोरी पढ़ी उससे निकल के क्या आ रहा है आपको बताना है ना। व्हाट डज टीचर अटेम्प्ट टू डेवलप इन ए लर्नर। अब टीचर का यहाँ पे पर्पस क्या है, टीचर क्या करना चाह रहा है या क्या करनी चाह रही है, क्लासरूम में बच्चों में क्या डेवलप करना चाह रही है, क्या वो चाह रही है कि बच्चों में वो आ जाए। क्या वो क्रिटिकल पेडागोजी है, हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल है, क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, या क्रिटिकल लिटरेसी स्किल है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ये क्रिटिकल लिटरेसी स्किल है। बच्चों में एक क्रिटिकल लिटरेसी स्किल यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको बताना है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पावर एंड जस्टिस के थ्रू। तो आप क्या करें, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल को डेवलप करना चाह रही है यहाँ पे टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रोसीड्यूरल नॉलेज इज इन अ टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज, यानी जब आप टीचिंग लर्निंग करते हो, ग्रामर की टीचिंग लर्निंग करते हो, तो उसमें प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का क्या काम है, नॉलेज का क्या काम है, ठीक है ना। प्रोसीड्यूरल नॉलेज का ग्रामर टीचिंग में क्या काम है आपको बताना है। तो देखिए आप नो अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, नोइंग द रूल ऑफ ग्रामेटिकल आइटम, knowing the language and its culture, knowing how do the grammatical item, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये करेक्ट होगा। प्रोसीड्यूरल का मतलब क्या होता है, नॉलेज का मतलब होता है कि किस तरह से ग्रामेटिकल आइटम जो है वो वर्क कर रहे हैं। नोइंग आपको जानना है, हाउ डू द ग्रामेटिकल आइटम, है ना, किस तरह से, हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, यानी ग्रामेटिकल आइटम के साथ आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये आपकी बताती है प्रोसीड्यूरल नॉलेज, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। मैंने आपको पढ़ाया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। किसी भी बच्चे की जो पहली लैंग्वेज होगी, उसकी मदर लैंग्वेज होगी, उसकी होम लैंग्वेज होगी, उसकी रीजनल लैंग्वेज होगी, है ना, तो वो उसकी पहली लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश, हिंदी होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए कभी भी इंग्लिश, हिंदी एंड होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज, यहाँ पे देखिएगा मदर टंग, होम लैंग्वेज, यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा होम लैंग्वेज हिंदी एज द फर्स्ट लैंग्वेज। अब देखिए जिसका हिंदी भाषी नहीं है तो उसकी हिंदी कैसे, इस तरह से आप वहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है ना कि हिंदी ही फर्स्ट लैंग्वेज होगी, इंग्लिश ही फर्स्ट लैंग्वेज होगी। और यहाँ पे आपको उस एरिया से कनेक्ट करना है कि उस एरिया में, जैसे आपका उत्तर प्रदेश का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो और यहाँ पे तमिलनाडु का प्रभाव, तो ये फोर्स नहीं करता है आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला एनसीएफ का कि आपको हिंदी ही लेनी है, आपको इंग्लिश ही लेनी है। ये डिपेंड क्या कर, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी, आपकी मदर टंग होगी। अब आपकी मदर टंग तमिल भी हो सकती है, आपकी मदर टंग तेलुगु भी हो सकती है,
सबसे पहले तो आप ये समझिए कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या होती है। किसी भी बच्चे की मदर टंग होगी वो पहली लैंग्वेज होगी, दूसरी लैंग्वेज जो होगी कोई भी इंडियन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी, या तो आप हिंदी ले लो या तो आप इंग्लिश ले लो, वो लैंग्वेज जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं ली है वही लैंग्वेज आप सेकेंड में लोगे, या तो संस्कृत ले लो, कुछ भी ले लो। और थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, जो आप ये दोनों ले चुके हो वो उसको छोड़ के कोई भी एक थर्ड लैंग्वेज होगी। ये होती है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंग्लिश हिंदी होनी चाहिए होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज होती है, होम लैंग्वेज जो आपके घर का लैंग्वेज है वो भी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। हिंदी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको हिंदी ही फर्स्ट लैंग्वेज में लेना है। क्या है, हमारे देश में आपको मल्टीलिंगुअल कंट्री है हमारा देश, तो आपको ऐसा नहीं कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है। ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र की भाषा हिंदी है ना, हिंदी भाषी महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु हिंदी भाषा नहीं है, तो पर्टिकुलरली आप हिंदी को फोर्स करो सारे स्टेट पे, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह इंग्लिश को आप सारे स्टेट पे फोर्स नहीं कर सकती हो, ये दोनों लैंग्वेज है, यही बता रहा है। फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में पर्टिकुलरली आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो एक तो मदर टंग हो सकता है ना, यहाँ पे आपको स्लैश दिया हुआ है ना, या तो होम लैंग्वेज हो सकता है या तो रीजनल लैंग्वेज एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। ये बात बोलता है कि फर्स्ट लैंग्वेज या तो आप मदर टंग को रखिए, या आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो में लैंग्वेज है, चाहे मराठी हो चाहे गुजराती हो, कुछ भी हो आप फर्स्ट लैंग्वेज में ले सकते हो, या तो आपके रीजन का जो आप जिस एरिया में रहते हो उसका जो लैंग्वेज है उसको फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हो। तो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों जो कैटेगरी है ये फिट बैठती है, और ये बोलता है ट्रू ऑफ द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को ये बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट वाला था, ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि आपको ऑप्शन कैसे क्लिक करना है, एलिमिनेट कैसे करना है, ठीक है। A language teacher tell a story in English and asks the learner to work in a group to tell the story in the language known to them and then in a common language of the classroom. What is this pedagogical strategy known as? यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज का टीचर है, वो क्या करता है, बच्चों को एक स्टोरी सुनाता है ना, टेल अ स्टोरी इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में सुनाता है, ठीक है, बच्चों को। उसके बाद क्या है, एंड आस्क्स लर्नर टू वर्क इन अ ग्रुप, और बच्चों को ग्रुप में वर्क करने के लिए बच्चों को कहता है कि ग्रुप में आप काम कीजिए। अब काम करने का, वो काम करेंगे क्या ये देखेगा। टेल द स्टोरी इन अ लैंग्वेज नोन टू देम। अब क्या है कि ये बच्चा हिंदी अच्छे से जानता है, ये मराठी जानता है, ये गुजराती जानता है ना, ये तमिल जानता है। तो क्या है, क्या बोल रहा है कि आप जिस लैंग्वेज को जानते हो उसमें आप स्टोरी एक दूसरे से क्या करना है, एक दूसरे को स्टोरी सुनाना है ना, नोन टू देम एंड देन कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। और उसके बाद कॉमन लैंग्वेज, जैसे क्लासरूम की कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, उसमें फिर स्टोरी को डिस्कस करना है, स्टोरी को एक दूसरे को सुनाना है। What is this pedagogical strategy known as? अब इस पेडागोजिकल स्ट्रेटजी को आप क्या बोलोगे, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस लैंग्विंग, है ना, ट्रांस लैंग्वेज कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये है ट्रांस लैंग्विंग, यहाँ पे इसका ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पे मल्टीलिंगुअल का क्या हो रहा है, मल्टी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है भाषा अर्जन, ये नहीं हो रहा है। मल्टीलिंगुअल पॉलिसी भी नहीं है, मल्टीलिंगुअल टीचिंग भी नहीं है ना, यहाँ पे टीचिंग भी नहीं, यहाँ पे ट्रांस लैंग्विंग का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांस लैंग्विंग होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इन ट्रांस लैंग्वेज स्टूडेंट आर एबल टू थिंक इन अ मल्टीपल लैंग्वेज। अब यहाँ पे थिंक हो रहा है, बच्चे क्या मल्टीपल लैंग्वेज में थिंक करते हैं साइमल्टेनियसली एंड यूज देयर होम लैंग्वेज एज ए व्हीकल टू लर्न एकेडमिक इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, सब बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे के लैंग्वेज को, अलग अलग लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे, क्या है, ट्रांस लैंग्विंग में छात्र एक साथ कई भाषाओं में सोचने में सक्षम होते हैं और एकेडमिक अंग्रेजी सीखने के लिए अपने घरेलू भाषा का उपयोग वाहन के रूप में करते हैं, है ना। अब यहाँ पे घरेलू भाषा का, जैसे हिंदी जो क्लासरूम की भाषा थी, वहाँ पे क्या किया गया, क्लासरूम की भाषा में फिर उस कहानी को क्या किया गया, फिर से पढ़ा गया, सुना गया,
तो यहाँ पे ट्रांस लैंग्वेज हो रही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मलयालम स्पोकन बाय ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इन अ कोझिकोड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मलयालम स्पोकन बाय द अदर इन अ सेम प्लेस। What is the Malayalam spoken by the particular community known as? मलयालम कहाँ की भाषा है? केरला की भाषा है, ठीक है। तो मलयालम क्या कह रहे हैं कि देखिए, आप अगर देखोगे ना कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए एक बिहार में क्षेत्र है आरा भोजपुर जिसको हम बोलते हैं ना, तो आरा भोजपुर नाम से जो बिहार के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ की भोजपुरी जो है ना थोड़ी अलग है। आपको भोजपुरी पूर्वांचल क्षेत्र में भी मिलेगी, यूपी के पूर्वांचल जो बनारस गाजीपुर वाला एरिया है वहाँ पर भी भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन आरा में जो भोजपुरी बोली जाती है और जो पूर्वांचल में बोली जाती है वो अलग है। वहीं आपका छपरा चंपारण वाला जो बिहार वाला एरिया, यहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन यहाँ की भोजपुरी आरा की भोजपुरी से अलग है। तो भोजपुरी है लेकिन हल्की थोड़ी थोड़ी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। यहाँ की भोजपुरी थोड़ी सी इससे अलग है, यहाँ की भोजपुरी थोड़ी सी इससे अलग है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंस दिखेगा, टोन में डिफरेंस दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो केरला है ना, केरला है उसमें क्या है कि जो कोझिकोडी में जो मलयालम बोला जाता है वो अलग है, जो वहाँ के उस किससे अलग है, मलयालम स्पोकन अदर पार्ट जो अदर दूसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो अलग तरह के मलयालम का यूज़ कर रही है, और जो कोझिकोड वाली कम्युनिटी है वो अलग तरह का मलयालम यूज़ कर रही है ना। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ता है ना, हमारे भाषा में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, है ना। उसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए आपको हिंदी भी बहुत तरह की देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द मलयालम स्पोकन बाय पर्टिकुलर कम्युनिटी नोन एज। यहाँ पे मतलब मलयालम जो पर्टिकुलर कम्युनिटी बोल रही है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रीजनल डायलेक्ट ऑफ द मलयालम। अब यहाँ का जो रीजनल डायलेक्ट है वो उस पर क्या हुआ, रीजनल बोली का प्रभाव है, जिसके कारण यहाँ की मलयालम अलग है, जो मलयालम यहाँ कोझिकोडी में बोली जा रही है, और यहाँ की मलयालम जो अदर कम्युनिटी वाले लोग बोल रहे हैं वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे रीजनल भाषा, वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उसका जो क्षेत्रीय बोली है उसका प्रभाव आने से यहाँ से मलयालम यहाँ की अलग हो गई है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन का मतलब आप यहाँ पे सिंपली देख लीजिए कि लर्नर जजमेंट दैट समटाइम इन अ नेटिव लैंग्वेज एंड समटाइम इन अ टारगेट लैंग्वेज सिमिलर होता है, ठीक है। लर्नर जजमेंट दैट आर समटाइम इन अ नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज कौन है, उसका मदर टंग है ना, तो वो लर्नर का जो जजमेंट होगा और नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में सिमिलर होगा, उसको हम बोलते हैं इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। लर्नर का जो जजमेंट है टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज दोनों में सिमिलर होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Following learning task was given to the learner in a different group. Find out what is the vocabulary learning activity known as. Find word and phrases which relate to the following word. अब यहाँ पे आपको 3 वर्ड दिए हैं, एक क्या है, फैमिली है ना, एक फैमिली है, एक रिलेशनशिप है और एक फीलिंग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह की जो आपको थीम दी हुई है, इस तरह के वर्ड दिए हैं, ये क्या बताते हैं। देखिए फैमिली क्या होती है, फैमिली जो होती है उसमें बहुत सारे रिलेशन होते हैं, है ना, फादर मदर, है ना, और रिलेशन के बीच क्या होती है, फीलिंग होती है ना। तो ये क्या हो गया, एक थीम बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। थीम दे दिया गया है, फैमिली क्या है, एक थीम है, फैमिली थीम में रिलेशन भी आएंगी, फीलिंग भी आएंगी, है ना, बॉन्डिंग भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो ये हो क्या रहा है, क्या वर्ड क्लस्टर दिया गया है, ये क्लस्टर वोकैबुलरी है, वर्ड वेव है या थीमेटिक वोकैबुलरी है। तो ये क्या है, थीमेटिक वोकैबुलरी है ना। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये थीमेटिक वोकैबुलरी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोलता है हमसे, A teacher of class 7th conduct a pair of work activity in which the pair are given in a story of a 10 sentence, ठीक है।
one in the pair read out the first sentence and the other in the pair write the second sentence, write that sentence, and then other in the pair read out the second sentence and the first in the pair write the second sentence. Likewise, the pair complete the whole story. Later they compared their writing with the original text given to them. What is this activity known as? देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि जैसे टीचर ने क्या किया, पेयर वर्क दिया, 10 सेंटेंस दिया, 10 सेंटेंस की स्टोरी है, ठीक है, 10 सेंटेंस है, 10 सेंटेंस की स्टोरी है, ठीक है, इस तरह से 10 सेंटेंस की स्टोरी है। दो बच्चों को उठाया है ना, ए और बी नाम के दो स्टूडेंट को उठाया और बोला कि पहले सेंटेंस को तुम रीड करोगे, ये रीड करेगा और उसी सेंटेंस को ये लिखेगा, फिर दूसरे सेंटेंस को ये रीड करेगा और ये लिखेगा, है ना। तो इस तरह से अल्टरनेट वे में एक पढ़ रहा है तो दूसरा लिख रहा है, फिर ये पढ़ेगा तो ये लिखेगा, अल्टरनेट वे में ये पूरी स्टोरी खत्म होगी, है ना। पहले सेंटेंस को इसने पढ़ा और इसने लिखा, फिर दूसरे सेंटेंस को इसने पढ़ा, इसने लिखा, ये बोल रहा है, ये लिख रहा है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, जब आप कोई बोलता है, डिक्टेट करता है, लिखते हैं तो वो क्या होता है, डिक्टेशन होता है ना। यहाँ तो डिक्टेशन चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, म्यूचुअल डिक्टेशन चल रहा है ना, म्यूचुअल डिक्टेशन। एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है तो मतलब एक पढ़ रहा है, दूसरा लिख रहा है, फिर दूसरा पढ़ रहा है, ये लिख रहा है। इस तरह से पेयर वर्क चल रहा है। जब पेयर वर्क चले तो वो म्यूचुअल, और यहाँ पे लिखने की बात हो रही है, एक बोल रहा है दूसरा लिख रहा है, तो ये म्यूचुअल डिक्टेशन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। म्यूचुअल डिक्टेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज? देखिए मैंने क्या बोला था, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज बताया था। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है, ओरल, दूसरा मैंने बताया था रिटेन, और तीसरा बताया था साइन लैंग्वेज। ये तीनों चीज मैंने आपको बताई थी। तो उसमें अगर आप लोगों ने वो मैराथन की जो 2-2.5 घंटे की क्लास है वो अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप देखिएगा, आपका बहुत हेल्प होगा उससे, है ना। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर जिन बच्चों ने उस पूरी सीरीज़ को देखा है, वो पूरे वीडियो को देखा है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। तो ज़रूर आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में है, इंग्लिश पेडागोजी के प्लेलिस्ट में वो आपको मिलेगी। मैराथन की क्लास है, कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी के नाम से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज बताए थे, लैंग्वेज के प्रकार। ओरली भी हम अपने क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम रिटन फॉर्म में भी करते हैं और साइन लैंग्वेज के फॉर्म में भी करते हैं। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि साइन लैंग्वेज में हर वो चीज़ होगी जो लैंग्वेज में होती है, ठीक है। दूसरी बात, आपको वो रिटन में भी मिलेगी, आपको ओरल में मिलेगी, और साइन लैंग्वेज की भी रूल होती है ना, तीनों में आपको रूल होती है। साइन लैंग्वेज पर्टिकुलरली स्पेशल चाइल्ड के लिए नहीं होता, नॉर्मल लोग भी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप थम्स अप देते हो, आप विक्ट्री साइन देते हो, ये साइन लैंग्वेज के थ्रू ही तो देते हो, और उसको सामने वाला रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द साइन लैंग्वेज, यानी साइन लैंग्वेज के लिए ट्रू नहीं है, सही नहीं है। साइन लैंग्वेज इज अ नेचुरल प्रोसेस, बिल्कुल सही है, नेचुरल प्रोसेस है। साइन लैंग्वेज हैज अ ग्रामर, ग्रामर भी होता है, जैसे ओरल में ग्रामर का यूज होता है, रिटन में होता है, तो साइन लैंग्वेज में भी ग्रामर का यूज होता है। और साइन लैंग्वेज है मेनी वेराइटी का भी होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है कि ग्रामर होता है तो ग्रामर नहीं होता है कैसे होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा ना। तो साइन लैंग्वेज डू नॉट हैव ग्रामर, यही आपका सही होगा, क्योंकि साइन लैंग्वेज में ग्रामर होता है। और यहाँ पे पूछा क्या था, नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा। तो क्या सही नहीं है कि यहाँ पे बोल रहा है कि साइन लैंग्वेज में कोई ग्रामर नहीं होता, तो यही गलत है और यही आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। रेमीडियल टीचिंग क्या है, ये भी मैंने आपको बताया है। उपचारात्मक शिक्षण, है ना, कब होता है, जब आपको पता चलता है बच्चे का रियल प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड लर्निंग में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, उसका जब आप उपचार करते हो, रेमेडी देते हो, तो उसको बोलते हैं रेमीडियल टीचिंग। अब क्या होना चाहिए रेमीडियल टीचिंग में, तो देखिए, टीचर हु नीड टू मॉडिफाई देयर टीचिंग फॉर सर्टेन स्टूडेंट टू लर्नर द लैंग्वेज,
टीचर लर्नर एंड टीचर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी, यही होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, टीचर और लर्नर अंडरस्टैंड करेंगे और मॉडिफाई करेंगे और इम्प्रूव देयर टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी, आपको इम्प्रूव करना होगा जिससे आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है टीचर के टीचिंग स्ट्रैटेजी में दिक्कत है इसलिए बच्चा नहीं समझ रहा है। तो जब आपको रीज़न समझ में आ जाएगा कि बच्चा इसलिए नहीं समझ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी दोगे, तो समझ में आएगा कि टीचर के टीचिंग स्टाइल में दिक्कत है, तो टीचर क्या करेगा, अब इम्प्रूव करेगा, मॉडिफाई करेगा अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी को। ठीक है, तो ये होगा लर्नर एंड टीचर टू इनहेंस द स्कोर इन एग्जामिनेशन इन ए लैंग्वेज पेपर, ये इसके लिए नहीं होता है। लर्नर हु नीड अटेंशन, अटेंशन के लिए नहीं होता है। मॉडिफाई देयर टीचिंग फॉर ए सर्टेन स्टूडेंट, सर्टेन स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। टीचर हु नीड टू, सिर्फ टीचर ही नहीं है, टीचर ही नहीं स्टूडेंट को भी ज़रूरत है कि अपने ऊपर काम करे, है ना, और टीचर भी, दोनों मिल के करेंगे तब जाके आपकी रेमीडियल टीचिंग सक्सेसफुल होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन था आज के वीडियो में। श्रेया इन अ क्लास 6 क्लास 6 लर्नर who moved from Jalandhar in Punjab to Madurai in Tamil Nadu as her father has transferred, यानी कहने का मतलब है कि श्रेया नाम की एक लड़की है जो कि क्लास 6 में पढ़ती है, ठीक है, लर्नर है, उसका ना वो मूव करती है, वो उसके फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है जिसके कारण पहले वो जलंधर पंजाब में रहती थी, अब वो कहाँ चली गई है, मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, शी नोज़ पंजाबी, ये पंजाबी बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि पंजाबी क्या है, उसकी मदर टंग है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज शी स्टडी एज हर सेकेंड लैंग्वेज। अब देखिए ये पंजाबी जानती है अपने बहुत अच्छे से क्योंकि इसकी ये मदर टंग है। उसके बाद ये इंग्लिश जानती है ना, इंग्लिश किसकी क्या है, टारगेट लैंग्वेज है, जिसको आप सीखते हो ना, जिसको आप लर्न करते हो वो आपकी टारगेट लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को इसने स्कूल में सीखा है, ठीक है, ये इसकी टारगेट लैंग्वेज, मदर टंग क्या है, पंजाबी है, इंग्लिश इसकी टारगेट लैंग्वेज है जिसको इसने सीखा है, लर्न किया है ना। एक्वायर किस लैंग्वेज को करते हैं, अर्जित किसको करते हैं, जो आपका घर का मदर टंग को आप अर्जित करते हो, लेकिन जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको आप लर्न करते हो, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। शी इज़ एबल टू स्पीक एंड रीड तमिल लर्निंग फ्रॉम नेबरहुड। अब ये जाके जब तमिलनाडु में रहती है तो ये तमिल भी सीख गई है, और तमिल कहाँ से सीखी है, अपने नेबर से सीखी है, और अच्छे से ये बोल भी पा रही है और पढ़ भी पा रही है ना तमिल को, और अपने नेबर से, अपने आसपास से ये सीख चुकी है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द लैंग्वेज शी इज नोज। अब ये जो लैंग्वेज जान रही है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने नेवर से एक्वायर किया है, देखिएगा नेवर में लोग, आसपास के लोग बोलते हैं तमिल, उससे इसने बोलना और पढ़ना सीख लिया है अपने नेवर से, तो यहाँ पे एक्वायर किया है इसने लैंग्वेज को, और यहाँ पे मदर टंग भी वो एक्वायर की हुई है, और इंग्लिश को उसने लर्न किया है। अब आप ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है। और तमिल कम फ्रॉम लैंग्वेज एक्विजिशन, इंग्लिश एंड पंजाबी अंडर लर्निंग। अरे इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश तो लैंग्वेज लर्निंग में आएगा, लेकिन पंजाबी तो उसकी मदर टंग है, वो कैसे लैंग्वेज लर्निंग में आएगा। तमिल भी वो क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है अपने नेबर से, अपने आस पड़ोस से, तो ये इंग्लिश को वो ये पंजाबी को पंजाबी जो लैंग्वेज है वो लर्न कैसे करेगी, वो तो एक्वायर किया है क्योंकि उसका मदर टंग था, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑल 3 लैंग्वेज, पंजाबी, तमिल एंड इंग्लिश अंडर लैंग्वेज लर्निंग, तीनों लैंग्वेज लर्निंग के अंदर आ गया, तीनों भाषा अधिगम के अंदर आ गया, नहीं, 2 इसमें भाषा अधिगम में है, 1 इसमें भाषा अधिगम है, और 2 भाषा अर्जन में आएगा, ठीक है। हर इंग्लिश कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन में इंग्लिश कैसे आ गया, इंग्लिश तो टारगेट था, उसको तो लैंग्वेज लर्निंग में आएगा, है ना, भाषा उसने सीखा है, एक्वायर नहीं किया है इंग्लिश को। पंजाबी लैंग्वेज लर्निंग, ये भी उल्टा है। अब ऑप्शन 4 ही होना चाहिए, देखिए कैसे होगा 4, पंजाबी एंड तमिल कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन में आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये घर के एनवायरनमेंट से सीखा, ये पड़ोस से सीखा, और इसमें इसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, सुन के ये सीख गई, ठीक है। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जहाँ पे आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन इंग्लिश में उसको कोशिश करनी पड़ी, तो वो लैंग्वेज लर्निंग हुई। समझ में आया। यहाँ पे नेवर की बात कर दी गई है, ये नहीं बताया जा रहा है कि स्कूल में उसने सीखा,
तमिल कहाँ सीखा? फ्रॉम नेबरहुड, अपने पड़ोस से सीखा। और पड़ोस में जब देखो आप कोलकाता में रहने चले जाओ और आप जब वहाँ पे रहने लगोगे तो आसपास के लोगों से आप बंगाली बोलना सीख जाओगे, है ना, क्योंकि आसपास जो लोग डेली वही बात कर रहे हैं, दुकानदार भी वही बात कर रहा है, तो वहाँ पे अर्जन होता है, ना कि अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन। इसी तरह 15-15 क्वेश्चन की डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगी। एक अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। लगभग हम 100-150 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी में करेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश पेडागोजी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। बीच में आपको हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज का भी एक वीडियो आएगा, और एक वीडियो आपको देखने को मिल सकता है जो कीवर्ड है ना, आपको कीवर्ड से रिलेटेड भी मिलेगा कि किस तरह से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और किस तरह से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उसकी भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बहुत जल्द एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो मेरा हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है, एज इट इज़ वो हिस्ट्री के चैप्टर्स में हिस्ट्री क्लास 8 के स्टार्ट करूँगी, वो तो चलता रहेगा, साथ में अब प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।